आरएसएस और भाजपा की विचारधारा है, इस विचारधारा ने मुसलमानों को हाशिए पर धकेल दिया। आरएसएस का हेड हमेशा एक ही जाति का क्यों होता है? अभी तो डॉक्टर अंबेडकर एक ही हुए, दलित और मुसलमान दोनों आरएसएस के सताए हुए। ईवीएम का तो खेल है ही। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसके लिए 5-7 सीट भी बीजेपी के लिए निकालना मुश्किल होगा। ये तीसरी बार भी ईवीएम की सरकार है, ये ईवीएम की चुनी हुई सरकार है। चाहे कितनी भी सीटें आ जाएं, ये ईवीएम से ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी की, मुझे लगता है अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता बनारस से, तो नरेंद्र मोदी की जमानत जब्त हो जाती। ब्राह्मण राज है, उसका नाम इन्होंने राम राज्य दिया है। आपका जो मोब लीचिंग कर रहा है वो ब्राह्मणवादी लोग कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, सवर्ण लोग कर रहे हैं। कोई दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं जा रहा आपका मोब लीचिंग करने के लिए, आपका फ्रिज में गाय का मीट है कि कुत्ता का है, बकरी का चेक करने। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमानी। देश में इस वक्त जो मुद्दे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और ख़ास करके इस समय जो सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की जो एक कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष के द्वारा, दरअसल उसके खिलाफ अब हर समाज उठ खड़ा हुआ है और अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस पूरे मामले पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ ओम सुधा जी हैं, इनसे समझते हैं कि आखिरकार जो मुस्लिमों के खिलाफ लिंचिंग हो रही है या दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है लगातार 2014 के बाद से, इन सब की लड़ाई अब क्या प्रमुखता से लड़ने की ज़रूरत है? क्या अब सड़कों पर निकलना पड़ेगा? देखिए क्या है कि इस देश की जो डेमोग्राफी ऐसी है कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और एक खास विचारधारा जो आरएसएस और भाजपा की विचारधारा है, इस विचारधारा ने मुसलमानों को हाशिए पर धकेल दिया है। मुसलमान हर तरह से राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। खास तौर पे यह जो हाल में 2014 के बाद जब से आरएसएस की सरकार आई है, तब से मुसलमान के खिलाफ एक खास तरह से नफरत समाज में घोली गई है और हर आदमी के दिमाग में हिंदू वर्सेस मुसलमान, हिंदू वर्सेस मुसलमान, हिंदू वर्सेस मुसलमान राजनीतिक तौर पर डाल दिया गया है। जहर इतना भर दिया गया है कि हम जिस मुसलमान भाई के साथ जो है ईद पर जाते थे जिसके घर खाना खाने, जो हमारे यहाँ दीपावली और होली में आता था रंग गुलाल और दिया जलाने, वो अब एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहे हैं। तो मुसलमानों के प्रति ये जहर भर दिया गया। इसका फ़ायदा, धर्म का जो फ़ायदा है, हमेशा से राजनीति उठाती रही है। इसका फ़ायदा इस देश में भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी खासियत यह है, इस बात को जिसकी वो राजनीति करती है कभी छुपाता नहीं है। वो खुलकर राजनीति करता है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। ये जो पिछला आम चुनाव हुआ है लोकसभा का, इसमें देखिए प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। एक आदमी जो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, उस देश की एक बड़ी आबादी के खिलाफ बात कर रहा है, खुलकर बात कर रहा है, प्रधानमंत्री होकर बात कर रहा है। इसका मतलब है कि उसके हौसले मजबूत हैं, उसको इस बात का डर नहीं है कि वो चुनाव हार जाएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव पिछला हमने देखा, जब खुले तौर पे कहते हैं कि 80 वर्सेस 20 की लड़ाई है, तो इनका 80 वर्सेस 20 जो है वो क्या है? 80% हिंदू इनके कहने का मतलब है और 20% मुसलमान। ये इस लोकसभा में भी करना चाहते थे, लेकिन ये अलग बात है कि जिन 80% ये जोड़ जाड़ कर हिंदू बना रहे हैं, उस 80% के लोगों में से जो है 70-75% ने पूछना शुरू कर दिया कि भाई हम हिंदू कैसे हैं। दलित और पिछड़े अपने अधिकार के लिए खड़े हो गए कि हम हिंदू कैसे हैं। तो इनका पूरा हिंदुत्व का ताना बाना इस चुनाव में ख़त्म हो गया, क्योंकि वो सबको हिंदू बना ही नहीं पाए। भाई अगर आप मानते हैं कि दलित भी हिंदू है, तो हाथरस में जब दलित बहन के साथ बलात्कार और हत्या की घटना हुई, तो आप उस समय उनको हिंदू क्यों नहीं मान रहे थे? तब तो जो है जितने हिंदू वाले सेना थे इनके खिलाफ खड़े थे, दलितों के खिलाफ खड़े थे। देश भर में कहीं भी दलित उत्पीड़न की घटना होती है तो जो है उसमें शामिल होने वाला हमेशा हिंदूवादी संगठन का सवर्ण पुरुष ही क्यों होता है, ब्राह्मण पुरुष ही क्यों होता है? ये जो असली सवाल है कि आज देश में अगर SC ST OBC भी हिंदू है, तो इसके रिजर्वेशन के खिलाफ ब्राह्मण क्यों खड़ा है भाई? तो आप हिंदू मानते हो तो SC ST OBC के रिजर्वेशन के लिए लड़िए ना, तो आप तो उसके खिलाफ हो जाते हैं रिजर्वेशन के।
उस समय वो हिंदू नहीं होता। अगर कोई दलित ब्राह्मण या राजपूत से शादी कर ले तब छोटा जात हो जाता है। छोटा जात बड़ा जात, अरे कैसे शादी होगा? ब्राह्मण और वाल्मीकि की शादी कैसे होगा? ब्राह्मण और जाटव का शादी कैसे होगा? तब छोटा जात। लेकिन जब मुसलमान को नीचा दिखाना हो, जब मुसलमान से लड़ना हो, तब कह देते हैं कि तुम भी हिंदू हो। समाज अभी एकजुट क्यों नहीं? अभी पूरी बात सुन लीजिए। और तो और आरएसएस का 100 साल से ज्यादा हो गया ना। आरएसएस अगर हिंदुओं का संगठन है, SC ST OBC भी हिंदू है, तो आरएसएस का हेड हमेशा एक ही जाति का क्यों होता है? हमेशा ब्राह्मण ही क्यों होता है? ब्राह्मण में भी रज्जू भैया छोड़ दें, सबचित पावन ब्राह्मण, तो कैसे ये हिंदुओं का संगठन हो गया? तो ये सवाल कौन पूछेगा? और आप बात कर रहे हैं समाज एकजुट क्यों नहीं होता? ऐसा नहीं है, समाज बदल रहा है। भारतीय समाज को इस जाति व्यवस्था ने इतना पीछे धकेल दिया है कि इसको मुख्य धारा में आते आते वक्त लगेगा। अभी तो डॉक्टर अंबेडकर एक ही हुए, तब इनके पेट में दर्द हो गया कि सुदर्शन सबब बोल रहल हो, सुदर्शन सबब आरक्षण ले रहल हो, सुदर्शन सबब खटिया बैठ रहल हो, सोफा बैठ रहल हो। तो अब इनके पेट में दर्द एक डॉक्टर अंबेडकर से हुआ। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की वजह से पूरे देश में इतने लोग पढ़कर डॉक्टर अंबेडकर जो बन रहे हैं, अब तो दिक्कत बढ़ रही है ना। समाज परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन हुआ, लेकिन जो समाज यथावादी समाज होता है, यथा स्थितिवादी समाज होता है, फंडामेंटलिस्ट सोसाइटी होता है, उसकी बुद्धि जड़ होती है। तो भारतीय समाज को धर्म और जाति में इसे जकड़ दिया गया, यह समाज यथा स्थितिवादी हो गया। डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों ने, पेरियार जैसे लोगों ने इसको तोड़ने की कोशिश की, इस जकड़न को, और बहुत हद तक यह टूट गया है। नहीं तो आप कैसे कल्पना कर सकते थे कि कोई हिंदू व्यवस्था के खिलाफ कोई बोल दे? पिछले 20-25 बरस पहले देखिए, कोई बोल सकता था क्या? एक रामायण पे कितना विवाद था। अब हो रही है चीज़ें, बदल रही है चीज़ें, समाज एकजुट हो रहा है। अभी क्यों इस बार का जो है अयोध्या का चुनाव कैसे हार गए? भारतीय जनता पार्टी अयोध्या का चुनाव कैसे हार गए? बद्रीनाथ क्योंकि उस क्षेत्र में जितने लोग हैं, अयोध्या, गौतम बुद्ध नगर, फैजाबाद, वो पूरा बेल्ट जाटव बेल्ट है, दलितों का बेल्ट है। वोट ही नहीं दिया, क्योंकि समाज में ये बात जा रही है, ये दलितों के खिलाफ है। मुसलमानों का क्या मसला है? हक अधिकार के लिए जिस तरह से दलित समाज जागा और अब OBC समाज भी जाग रहा है, मुसलमान समाज को भी जागना होगा। आप नकाब के मसले पर, हिजाब के मसले पर आप जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके जाति का वाइस चांसलर बने, आपके जाति का टीवी चैनल में एंकर बने, आपकी जाति की भागीदारी हो सब जगह, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए यह समाज कब अवेयर होगा? तो इस समाज को भी सोचना पड़ेगा। आप इसलिए कमज़ोर हैं क्योंकि आपको जो है सुई धागा पकड़ा दिया जा रहा है, आपको पंक्चर बनवाने का ट्यूब और कील दे दिया जा रहा है, उससे निकल के कलम की ओर चलना पड़ेगा। और कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे समाज को बदलना होगा। पूरा समाज बदलेगा तभी राजनीतिक रूप से अवेयर होना पड़ेगा। नॉन पॉलिटिकल होने से काम नहीं चलेगा कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, ये कहने से काम नहीं चलेगा, आपको पॉलिटिकल होना पड़ेगा। तो और जो समाज के जो नेता काम कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी, जो आपके समाज के नेता चेक कर रहे हैं, नहीं तो ये मॉब लिंचिंग होता रहेगा। अच्छा, एक सवाल मेरा रहेगा, चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बयान दिया था रोड पर जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसको लेकर के, जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो आपको तकलीफ़ दिक्कत नहीं हो रही है और नमाज़ पढ़ने से दिक्कत है। चंद्रशेखर रावण ने अपनी जीत के बाद ये भी कहा था कि मुस्लिमों का कर्ज नहीं उतार सकते वो, चूँकि मुस्लिमों ने उन्हें बड़ी संख्या में वोट किया है। तो क्या दलित मुस्लिम गठजोड़ जो है इस बार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, और क्या चंद्रशेखर रावण इसकी पहल कर रहे हैं? नहीं, चंद्रशेखर तो लगातार कर ही रहे हैं। हम लोग खुद ही, जब शाहीन बाग का वो CAA NRC का आंदोलन चल रहा था, मैं खुद ही पूरे देश में घूम घूम कर CAA NRC का आंदोलन में का हिस्सा बना था। चंद्रशेखर तो लगातार उस लड़ाई का हिस्सा बने और मुसलमान समाज ने वोट भी दिया। तो दलितों और मुसलमानों का जिस आप गठजोड़ की बात कर रहे हैं, यह बहुत स्वाभाविक है। मुसलमान, दलित और मुसलमान एक साथ इसलिए आता है क्योंकि दोनों सवर्ण ब्राह्मणों के सताए हुए हैं। आपके ऊपर कोई हिंदू, कोई आपको कोई शेड्यूल कास्ट आपका मॉब लिंचिंग नहीं कर रहा है।
आपका जो मोब लिचिंग कर रहा है वो ब्राह्मणवादी लोग कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, सवर्ण लोग कर रहे हैं। कोई दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं जा रहा आपका मोब लिचिंग करने के लिए, आपका फ्रिज में गाय का मीट है कि कुत्ता का है, बकरी का चेक करने। समझ रहे हैं? तो दलित और मुस्लिम को मैं कहता हूँ राजनीतिक रूप से ये खलेरे भाई हैं, मौसेरे भाई हैं। दोनों का दर्द का रिश्ता है। दलित और मुसलमान दोनों आरएसएस के सताए हुए हैं, दलित और मुसलमान दोनों हिंदूवादी राजनीति के सताए हुए हैं। तो इन दोनों के बीच, दलितों और मुसलमानों के बीच एक स्वाभाविक रिश्ता है, पहले से है, वो और मजबूत होगा। एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि क्या ये जो सामाजिक एकजुटता की आप बात कर रहे हैं, सब लोग एक हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ले ही ली है। नहीं तो ईवीएम का तो खेल है ही, हमारी लड़ाई तो ईवीएम से हमेशा है। मैं मानता हूं अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसके लिए 5-7 सीट भी बीजेपी के लिए निकालना मुश्किल होगा। ये हार जाएंगे, बुरी तरह से हार जाएंगे। ये तीसरी बार भी ईवीएम की सरकार है, ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, ये ईवीएम की चुनी हुई सरकार है। ये ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं, चाहे कितनी भी सीटें आ जाएं, ये ईवीएम से ला रहे हैं। और बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो 2-4 सीट में ये सिमट जाएंगे। 2-4 सीट के लायक भी इनकी औकात नहीं है। नरेंद्र मोदी की, मुझे लगता है अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता बनारस से, तो नरेंद्र मोदी की जमानत जब्त हो जाती। ये तो वो तो कह रहे हैं राम राज आ गया, देश में सब बेहतर है, इसलिए जनता उनके साथ है। इसीलिए अयोध्या में चुनाव हार गए नरेंद्र मोदी की पार्टी। राम राज आ गया तो राम जी चुनाव हरा दिए ना। तो ये कैसा राम राज है? ये कैसा राम राज है कि आज भी जो है दलितों पिछड़ों को आप जो है घोड़ी नहीं चढ़ने देते, बारात नहीं जाने देते, मूछ नहीं रखने देते, कुलपति नहीं बनने देते, एंकर नहीं बनने देते हैं, वाइस चांसलर नहीं बनने देते हैं। ये कैसा राम राज है? मतलब ब्राह्मण राज, इनका जो ब्राह्मण राज है उसका नाम इन्होंने राम राज्य दिया है। हम लोग समझते हैं, दलित समाज समझता है, पिछड़ा समाज, बहुजन समाज समझता है, ये जिसको राम राज कहते हैं वो असल में ब्राह्मण राज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो देखिए, ये तमाम ऐसे वाजिब सवाल है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। समाज को एकजुट होना पड़ेगा, समाज को इन बातों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी सड़कों पर आकर के, तभी जा कर के जो सरकार की नीति या रणनीति जो इस समय चल रही है, ख़ास करके मुस्लिमों को लिंचिंग की बात हो, मस्जिदों को तोड़े जाने की बात हो, या फिर जो है और कई ऐसे जो है अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा बेचैनी जो है समाज के भीतर देखने को मिल रही है। इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहे नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।